जय हिंद प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप लोगों को अपने चैनल वैकेंसी पॉइंट पर। दोस्तों, ये सुबह 7 बजे शुरू होगी जो आपकी जीके जीएस वाली क्लास हो रही है। आज आपका 18वां प्रैक्टिस सेट अपलोड होगा। दोस्तों, इसके पहले 17 हो चुके हैं, तो लगातार वीडियो में बने रहिएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर डेली हाजिर होता हूँ। डेली सुबह 7 बजे की क्लास होती है, तो आइए आज डेली मैं 25 क्वेश्चन रखने का टारगेट करता हूँ। लेकिन 5 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। आइए आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे। अछूतों के उद्धार के लिए किसने स्वाभिमान आंदोलन चलाया? पहला ऑप्शन गांधी जी, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले और ईवी रामास्वामी नायकर। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन होगा, तो आइए देखते हैं। देखिए, इन चारों ऑप्शन में अगर हम बात करते हैं तो ये अछूतों के लिए स्वाभिमान आंदोलन चलाया गया था, ये चलाया गया था 1935 में। 1935 ईस्वी में इस आंदोलन का आयोजन किया गया था। और बात करें तो जो इसमें ईवी रामास्वामी नायकर दिया हुआ है, इसका ये सही ऑप्शन हो जाएगा। इन्होंने ही ये आंदोलन चलाया था और इन्होंने मनु धर्म शास्त्रों व रामायण को जलाने की वकालत की तथा हिंदू रूढ़िवादिता का खंडन किया। उन्होंने धर्म के साथ साथ ब्राह्मणों के आधिपत्य व जाति प्रथा पर भी आक्रमण किया और विधवा विवाह और परिवार नियोजन जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल दिया। आत्मसम्मान या स्वाभिमान आंदोलन का उद्देश्य धर्म, जाति व पुरोहितवाद के विरुद्ध समाज में लोक चेतना लाना था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। किस धर्म में स्यादवाद का दर्शन समाहित है? वैसे अभी एक धार्मिक मुद्दा बहुत ही ज़्यादा उठा हुआ है, जिसमें रामायण के कुछ पन्नों को जलाने का केस सामने आ रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही है जो कि बिल्कुल ही एक उपद्रवी टाइप का एक इसमें कहें तो एक उपद्रव है। इसके तहत उन पर बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं। उसी से संबंधित ये भी आपका ये जो आंदोलन था अछूतों के उद्धार के लिए स्वाभिमान आंदोलन। ठीक है। किस धर्म में स्यादवाद का दर्शन समाहित है? दोस्तों, ये आपके ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल में, और आप समझ सकते हैं कि एसएससी सीजीएल में जीके का लेवल क्या हो सकता है। किस धर्म में स्यादवाद का दर्शन समाहित है? तो 27 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए 4 ऑप्शन है: जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और भागवत धर्म। इसमें से जो सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका जैन धर्म। ठीक है। तो स्यादवाद का दर्शन जो है वो जैन धर्म में समाहित है और इसका अर्थ होता है सापेक्षतावाद। ठीक। ये जैन दर्शन के अंतर्गत किसी वस्तु के गुण को समझने और समझाने व अभिव्यक्त करने का सापेक्षिक सिद्धांत है। इसे सप्तभंगी नय भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सप्तभंगी नय। ठीक है। किसे? सप्तवाद का दर्शन को। ठीक है। उसके बाद जैन मत अनुसार किसी भी वस्तु के अनंत गुण होते हैं। साधारण मनुष्यों का ज्ञान आंशिक व सापेक्ष होता है। केवल मुक्त या कैवल्य प्राप्त साधक को ही अनंत गुणों का ज्ञान संभव है। मतलब जो संत हो जाते हैं, जो हर चीज़ त्याग देते हैं, उन्हें ही अनेक प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? जो विजयनगर साम्राज्य था, इसकी बात हो रही। तो अगर हम इसमें देखें कि जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो विशाल विमान, गोपुरम और मंडल, उच्च शिखर या देवताओं की भव्य मूर्तियाँ। उनमें से क्या ऐसी चीज़ें होती थी जो कि उसको स्पेशल बनाती थी? तो 28 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका गोपुरम और मंडल। मंदिरों में इसकी वजह से क्या होता था, उसकी स्थापत्य की प्रमुख विशेषता हुआ करती थी। ठीक है। तो गोपुरम व मंडल विजयनगर साम्राज्य में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख विशेषता थी और मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को देवदासी कहा जाता था। उन्हें आजीविका के लिए नियमित वेतन या भूमि प्रदान की जाती थी और विजयनगर साम्राज्य की आधिकारिक मुद्रा पेगोड़ा थी। ठीक। ये उनकी आधिकारिक मुद्रा थी, मतलब जो उस समय जो मुद्रा चलती थी उसको पेगोड़ा कहा जाता था। ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे। 29 देखेंगे। 29 में कह रहा है कि मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? मुंबई को पुणे से जो जोड़ता है उस दर्रे को कहते हैं। 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए थाल घाट है, भोर घाट है, पाल घाट है या सेन कोटा है। अगर कोई मुंबई या फिर पुणे गया होगा तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत प्रचलित है, भोर घाट। तो यही वो दर्रा है जो कि मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी नदी महाबलेश्वर के निकट निकलती है? महाबलेश्वर, ये थोड़ा 2-3 क्वेश्चन थोड़ा धुंधला आ गया है,
तो इसके बाद सही रहेंगे, थोड़ा इसको देखते हैं। 30वें का जो सही ऑप्शन होगा, निम्नलिखित में कौन सी नदी महाबलेश्वर के निकट से निकलती है? पहला ऑप्शन है गोदावरी, दूसरा है कृष्णा, तीसरा है महानदी, चौथा है कावेरी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा 30 का, वो हो जाएगा आपका कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पर्वत से होता है, ठीक है। और ये नदी दक्षिण पूर्वी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद इस नदी की जो कुल लंबाई वो 1400 किलोमीटर है। क्योंकि ये कृष्णा नदी है, ये भी बड़ी नदियों में शामिल है। और इसकी जो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं वो धीमा है, तुंगभद्रा है, मूसी है, अमरावती है, कोयना है, पंचगंगा, दूधगंगा, घाट प्रभा और मालप्रभा। इतनी नदियाँ हैं जो कि इसकी सहायक नदियाँ, मतलब इस नदी से निकली हुई हैं, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए ये कृष्णा नदी है, तो इससे जो निकलने वाली नदियाँ हैं वो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं, ठीक। तो जैसे कि ये कृष्णा नदी हो गई आपकी, तो कृष्णा नदी की कौन कौन सी है? ये है आपकी भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अमरावती, कोयना नदी, पंचगंगा नदी, दूधगंगा नदी, घाट प्रभा नदी और मालप्रभा नदी, ठीक है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन को मानसूनी वन भी कहा जाता है? दोस्तों ये मैंने आपको कई बार बता दिया है। तो 31 का जो देखिए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन जो होते हैं ये आपके कहलाते हैं मानसूनी वन, ठीक है। ये वन उन स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर तक होती है। ये वन आर्थिक दृष्टि से काफ़ी अधिक महत्व रखते हैं। इनके जो अगर हम बात करते हैं, इनके मुख्य साल जो हैं सागौन, चंदन, जो मतलब इनके प्रमुख पौधे हैं, सातूत, महुआ, शीशम, आंवला आदि प्रमुख वृक्ष हैं। भारत में इन वनों का विस्तार मुख्यतः पश्चिम घाट पर्वत में के पूर्वी ढाल, हिमालय के तराई क्षेत्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आदि राज्यों में है, ठीक है। चलिए, सेंट लीज जनजाति का निवास स्थल बताएं। एक जनजाति है कौन सी? सेंट लीज। तो इस सेंट लीज जनजाति का जो निवास स्थल है वो क्या है? 32 का इन चारों ऑप्शन में से हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सही होगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यहाँ पे जनजाति कौन सी रहती है? सेंट लीज, ठीक है। 32 का ये सही हो जाएगा। आपको बता दें कि सेंट लीज जनजाति का निवास स्थान यहाँ पे है। अब उसके बाद ये एक प्राचीन जनजाति है जो शारीरिक बनावट व भाषाई समानताओं के आधार पर जाखा समुदाय का हिस्सा है। इस जनजाति को अंडमान निकोबार के सबसे असार्वजनिक जनजातियों में से एक माना जाता है और भारत सरकार द्वारा इस जनजाति व क्षेत्र के लिए भारतीय जनजाति संरक्षण अधिनियम 1956 के तहत संरक्षण घोषित किया गया है, ठीक है, ST। विधि का शासन किस में प्रचलित है? तानाशाही, अभिजात तंत्र, लोकतंत्र या फिर कुल तंत्र? तो विधि का जो शासन है वो 33 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, लोकतंत्र में हर चीज़ लोकतंत्र के लिए है, ठीक। चलिए, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा साफ दिखेंगे। इसमें देखेंगे क्या कह रहा है कि लोकसभा सदस्य के लिए निम्न में से कौन सी अनिवार्य योग्यता नहीं है? तो 34 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 25 वर्ष से कम ना हो, उसकी शैक्षिक योग्यता स्नातक स्तर की हो, वह पागल या दिवालिया ना हो। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें अनिवार्य योग्यता की बात कही गई है कि कौन सी नहीं है, तो मतलब कि वो चीज़ हो या ना हो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो जो अनिवार्य वाली बात है वो 34 का जो है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये अनिवार्य नहीं है, ठीक। बाकी और सारी योग्यताएं अनिवार्य हैं, मतलब वो नागरिक होना ही चाहिए, 25 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, वो पागल व दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, 35 देखेंगे या फिर इसके बारे में अगर और बात कर लें तो 34 में देखते हैं। वैसे बस इतना ही, 3 जानकारियाँ तो दे ही दिया है। 34 का 35, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन साख यानी ऋण देने वाली संस्था है जो बहुत लंबे समय तक के लिए लोन दे सकता है। तो 35 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका भूमि विकास बैंक, ठीक। कृषि क्षेत्र में भूमि विकास बैंक जो होता है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। यह एक अर्ध वाणिज्यिक बैंक है जो जमा स्वीकार करने, व्यावसायिक ऋण बनाने व बुनियादी निवेश उत्पादों
की पेशकश जैसी सुविधाएं प्रदान करता है और इसका मुख्य उद्देश्य कृषि के विकास को बढ़ावा देना और उत्पादन में वृद्धि करना है। भारत में सर्वप्रथम जो भूमि विकास बैंक थी, इसकी स्थापना मद्रास प्रांत में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 में देखेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी किससे संबंधित है। जो प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है 36 में, ये होगा आपका सीमांत उत्पादकता शून्य से संबंधित है। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी वह स्थिति है जिसमें रोजगार में संलग्न श्रम शक्ति का योगदान शून्य या लगभग शून्य होता है। इसका मुख्य कारण किसी व्यवसाय उद्योग में आवश्यकता से अधिक श्रम का लगा होना है। इस प्रकार की बेरोजगारी मुख्यतः कृषि क्षेत्र में अधिक पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण होता है किसके द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मा में, ध्वनि ऊर्जा में या फिर प्रकाश ऊर्जा में। तो 37 का जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा आपका ऊष्मा में। ठीक है, जो नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा का रूपांतरण जो है वो ऊष्मा में होता है। ठीक, नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय संलयन प्रक्रिया पर आधारित है जिसमें ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। और जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन के कणों की बमबारी की जाती है तो ये कई भागों में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में बहुत ऊर्जा मुक्त होती है। इस ऊर्जा को नियंत्रित कर इसका प्रयोग स्टीमर व टरबाइन चलाने में किया जाता है जिससे बिजली पैदा की जाती है। जो यूरेनियम होता है 92-238। ठीक, ब्लू नामक प्रदूषण कारित बीमारी पीने वाले जल में निम्न में से किसके अधिक विद्यमान होने के कारण होती है। जो ब्लू एक बीमारी है वो एक प्रदूषण के कारण होता है। ठीक है, ये प्रदूषणकारी बीमारी है। कौन सी? ब्लू, जो कि पानी पीने के कारण होती है। तो किसमें सबसे ज़्यादा विद्यमान होता है ये। ठीक है, 38 का जो सही ऑप्शन होगा ये होगा नाइट्रेट। ठीक है, ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी प्रदूषित जल में उपस्थित नाइट्रेट सॉल्ट्स के कारण होती है। इस रोग से शिशुओं की त्वचा का रंग नीला पड़ जाता है जिसे लाइनोसिस कहते हैं, साइनोसिस कहते हैं। इस बीमारी के प्रमुख लक्षण जो है चिड़चिड़ापन है, थकान है, वजन का बढ़ना, दिल की धड़कन बढ़ना तथा शारीरिक विकास अवरुद्ध होना है। ठीक, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। अवतल लेंस के उपयोग के बारे में पूछ रहा है तो 39 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु। ठीक है, जिनको पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं, निकट दृष्टि दोष का मतलब ये होता है। देखिए 39 का मतलब है कि अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के निवारण हेतु किया जाता है। इस दोष से ग्रसित व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख लेता है परंतु दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है, उसे कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्योंकि लेंस फोकस दूरी घट जाती है तथा गोलाई बढ़ जाती है, इस कारण वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है। ठीक, इसका कारण भी आप समझ चुके होंगे। 40 नंबर देखेंगे, समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने हेतु प्रयुक्त उपकरण का कौन सा उपकरण है। तो 40 का जो सही ऑप्शन होगा, देखिए समुद्र में अगर कोई वस्तु डूब जाती है तो उसको पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जो सोनार है इसका पूरा नाम साउंड नेविगेशन ऑफ रैंगिंग है। ठीक है, और इस तकनीकी का उपयोग नौ संचालकों या फिर नाविकों द्वारा जल के अंदर संचार करने तथा जल के अंदर या सतह पर वस्तुओं का पता लगाने के लिए किया जाता है। इस तकनीक में ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, निम्नलिखित में रूबी कापर कौन सा है। जो रूबी कापर होता है उसे वो कौन सा है। तो रूबी कापर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो Cu2O है, कापर ऑक्साइड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, ये Cu के नीचे जो ये 2 लगा है ये होता क्या है। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, देखिए कापर 1 पॉजिटिव और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। ठीक, तो इसका चार्ज इसके साथ लिखा जाएगा, इसका चार्ज इसके साथ लिखा जाएगा। तो Cu के साथ 2 लिख जाएगा और O के साथ ही लिखा जाएगा। एक चाहे लिखा हो चाहे नहीं, क्योंकि O एक बार उपस्थित है तो Cu2O ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये रूबी कापर होता है। तो 41 में इसे क्यूपराइड भी कहा जाता है। ठीक, और ये कापर जो होता है तांबे का प्रमुख अयस्क है। ये लाल रंग का ठोस पदार्थ है जो जल में अघुलनशील है। इसका उपयोग रूबी कांच व रंग आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए 42 देखेंगे। 42 में ये कह रहा है कि सिरका निम्न में से एक जलीय घोल है, किसका? ऑक्जेलिक अम्ल का, साइट्रिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का या फिर एसिटिक। सिरका जो होता है, सिरका क्या है? सिरका का जो रासायनिक सूत्र की बात अगर कर लें
तो ये आपका ऑप्शन नंबर एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा CH3COOH। ठीक, इसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। ये कार्बनिक एसिड है, ठीक, जिसके कारण सिरका में खट्टा स्वाद या तीखी खुशबू आती है और इसे एथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। इसका उपयोग जो होता है सिरका के रूप में सब्जियों व अन्य खाद्य पदार्थों के अचारीकरण में, स्याही में, रंगों व परतों के विलायक बनाने में और सिंथेटिक कपड़ों व फाइबर बनाने में किया जाता है। ठीक, माइकोराइजा सहजीवी संबंध है। जो माइकोराइजा सहजीवी होता है वो किससे संबंधित है? शैवाल और ब्रायोफाइटा के बीच, कवक तथा उच्च पादपों की जड़ों के बीच, या फिर शैवाल और जीवाणुओं के बीच, या फिर शैवाल और कवकों के बीच। तो 43 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कवक तथा उच्च पादपों की जड़ों के बीच। कवक और जो उच्च पादप होते हैं, जो लंबे बड़े वृक्ष होते हैं, उनकी जड़ों के बीच में होता है क्या? माइकोराइजा सहजीवी। 43 की अगर हम देखते हैं तो इस प्रकार के सहजीवी संबंध में कवक जो होते हैं पौधों की जड़ों पर आश्रित होते हैं और मृदा जीवन का एक महत्वपूर्ण घटक होते हैं। इस संबंध में पौधे कार्बनिक अणुओं के कवक को प्रदान करता है, जबकि कवक जल तथा पोषक खनिज लवण पौधे को प्रदान करता है। इस प्रकार के एक दूसरे के विकास में ये सहायक होते हैं, मतलब इसको बढ़ाने के लिए ये और इसको बढ़ाने के लिए ये, तो एक दूसरे से ये संबंधित होता है। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम का मुख्य स्रोत नहीं है? है। निम्नलिखित में कौन सा पोटेशियम का मुख्य स्रोत है? केला एवं खजूर, पालक, दूध एवं अंडा, आयोडीन युक्त नमक। तो जो पोटेशियम का जो मुख्य स्रोत है वो 44 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केला एवं खजूर। तो केला और खजूर से ही पोटेशियम की वृद्धि होती है। तो ये एक प्रमुख खनिज पदार्थ है जो इसकी 1 से 2 ग्राम की अगर बात करते हैं, अगर दैनिक जीवन की मात्रा आवश्यक होती है, और ये कोशिकाओं में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं, पेशियों संकुचन तथा तंत्रिका आवेग के संकुचन के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह शरीर में विद्युत अपघट्य संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, तो केला और खजूर खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनमें से कौन सी मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? जो एक्सेस टाइम होता है वो सबसे कम होता है कौन सी मेमोरी है? रैम है, रोम है, कैश मेमोरी है, मैग्नेटिक कोर मेमोरी। तो 45 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। ठीक, इसमें जो एक्सेस टाइम होता है सबसे कम होता है। ये एक पूरक मेमोरी सिस्टम है जो कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसर द्वारा त्वरित प्रोसेसिंग के लिए अक्सर उपयोग किए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस व डाटा की अस्थायी रूप से स्टोर करता है, और ये कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी से तेज होती है। ये कैश मेमोरी में 100 NS का एक्सेस टाइम होता है। ठीक, जबकि मुख्य मेमोरी में 700 NS। मुख्य मेमोरी और कैश मेमोरी में क्या फ़र्क है? इसका 100 NS टाइम होता है और इसका 700। ठीक है, चलिए। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? जो हाथी महोत्सव है इसके बारे में मैं आपको एक बार बता चुका हूँ। तो 46 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जयपुर। ठीक है, यहाँ पर हाथी महोत्सव मनाया जाता है। इस महोत्सव में हाथियों को सजा धजा कर लाया जाता है और इस महोत्सव में हाथियों पर सबसे ऊपर बैठे लोग गुलाल उड़ाते हैं और सबसे सुंदर सजे हाथी को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये महोत्सव राजस्थान पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है और इसका आयोजन मार्च व अप्रैल के महीने में किया जाता है। ठीक है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 47 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1969। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। अच्छा, इसमें अगर बात करें ना तो इसमें एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, मतलब सोने का कमल, और 10 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है। ठीक, दादा साहब फाल्के अवार्ड में। और पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था देविका रानी रोरिक को। ठीक है, देविका रानी रोरिक जो कि भारतीय सिनेमा से संबंधित है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका ऑप्शन देख लेते हैं फिलहाल। तो 40 का कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, भारत माता नामक चित्र को किसने बनाया था? जो भारत माता का एक चित्र बनाया गया था वो किसने बनाया था? तो 49 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी अवनींद्र नाथ टैगोर।
49 में, 1905 में ये बनाया गया था भारत माता का चित्र। ये एक प्रसिद्ध चित्रकार थे, कौन? अवनींद्र टैगोर, और इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार व संस्थापक भी थे। उन्होंने भारतीय कला को पुनर्जीवन प्रदान किया और ये ही भारतीय कला के स्वदेशी मूल्यों के प्रमुख प्रतिपादक थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण शख्स हैं ये। आज का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है। आपको पता है कि डेली सुबह 7 बजे आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर मैं हाजिर होता हूँ, और अगर आप डेली इसमें बने रहते हैं, आज 18वां प्रैक्टिस सेट है आपका। मैं ऐसे ही बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराने वाला हूँ और टॉपिक वाइज भी क्लासेस में लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश राज्य में स्थित है? जो प्राचीन भीमा देवी मंदिर है वो किस राज्य में स्थित है? तो 50 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा, 4 है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ये हो जाएगा दोस्तों आपका हरियाणा। अब बात करते हैं कि ये जो है 8वीं शताब्दी का पौराणिक मंदिर है, ये 8वीं शताब्दी में ही बनाया गया था। और बात करें तो ये हरियाणा के पंचकुला में, पिंजौर शहर में स्थित है। ठीक, जिसे उत्तर भारत के खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। और इस मंदिर का निर्माण 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच गुर्जर प्रतिहार शासनकाल में हुआ था। गुर्जर प्रतिहार शासनकाल था, उनके शासनकाल में ही किया गया था। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते रहें डेली सुबह 7 बजे जीके जीएस की इस इंपॉर्टेंट क्लास में। जय हिंद।